हमारा आज का पहला टॉपिक है प्रणोद तथा दाब। इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। ओके, इसे समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस पे विचार कीजिए। जैसे कि कोई आदमी अगर रेत में चलने का प्रयास करता है तो उसके पैर जो है रेत में धंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही आदमी उस रेत पे लेटना चाहता है तो वो उतना ज़्यादा नहीं धंसता है जितना कि उसके पैर धंस जाते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग देखें कि किसी ट्रक या बस का जो टायर होता है काफ़ी चौड़ा चौड़ा बनाया जाता है। किसी किसी में तो दो पहिए लग जाते हैं, जैसे कि पीछे वाले पहिए ट्रक या बस के दो पहिए लगे होते हैं एक साथ। और लेकिन साइकिल के एकदम पतले पतले टायर से ही काम चल जाता है ना। उसी तरह से आप लोग देखते होंगे कि काटने वाले औजारों की धार जो है काफ़ी तेज बनाई जाती है ताकि आसानी से कट सके। लेकिन अगर उसकी धार तेज नहीं होती है तो वो अच्छे से काट नहीं पाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को सुन करके आप लोगों को लगा होगा कि हाँ हाँ ऐसा क्यों हुआ होगा। तो वैज्ञानिकों ने इस बारे में काफ़ी अध्ययन किया और गहन अध्ययन से उन्होंने पता लगाया कि एक भौतिक राशि होती है दाब। और अगर दाब ज़्यादा होता है तो कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु में ज़्यादा धंस जाती है, अगर दाब कम है तो नहीं धंसती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पढ़ने का और जानने का प्रयास करेंगे। और दाब को जानने के लिए हमको सबसे पहले प्रणोद के बारे में जानना जरूरी है। ओके, तो चलिए लिखते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद, जिसको कि इंग्लिश में थ्रस्ट कहते हैं ओके, कि मतलब कोई एक सतह है, जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक प्लेन सतह है और इस पे हम लोग कोई लंबवत बल, ठीक इसी के लंबवत में हम लोग बल लगा रहे हैं, यानी कि ये कोण क्या होगा 90 अंश, है ना। तो अगर हम लोग सतह के लंबवत बल लगा रहे हैं तो अगर वो लंबवत है तभी उसको हम लोग प्रणोद कहेंगे, अगर लंबवत नहीं है तो प्रणोद नहीं कहेंगे। ओके, याद रखिएगा। तथा उस सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में प्रेशर भी कहते हैं। प्रेशर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को, तो किसी किसी किताब में आप देखेंगे तो वहाँ पे प्रणोद न लिख करके सीधे यही लिख दिया रहेगा कि लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, तो दोनों सही है, क्योंकि लंबवत लगने वाले बल को ही तो हम लोग प्रणोद कह रहे हैं। तो चाहे प्रणोद लिखें चाहे लंबवत लगने वाले बल लिखें, दोनों सही होगा। ओके, अतः अभी बाद में यदि लगने वाला प्रणोद F हो तथा सतह का क्षेत्रफल A हो तो दाब P बराबर F/A। इसको आप लोग याद रख लीजिए। ओके, आगे दाब
एक अदिश राशि है, अदिश राशि है तथा इसका मात्रक कैसे पता करेंगे? ये प्रणोद है जो कि लगने वाला अभिलंबवत बल है। ओके, तो लंबवत बल हो चाहे कोई बल हो, है तो बल ना, तो बल का तो मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अथवा इसको एक और नाम देते हैं पास्कल। पास्कल इसको दर्शाते हैं PA से, ठीक है, अथवा पास्कल होता है। ओके, तो इस तरह से अब आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि दीवार में जो कील हम लोग ठोकते हैं उसकी कील के आगे का पोर्शन जो है वो नुकीला होता है। ऐसा क्यों? नुकीला होने के कारण अगर हम लोग उस पर थोड़ा सा भी बल लगाते हैं तो नुकीला है, नुकीला का मतलब उसका क्षेत्रफल बहुत कम है, तो ये दाब जो है काफ़ी बढ़ जाता है, और दाब अधिक होने का मतलब है कि वो अच्छे से आसानी से धंस जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बस का या ट्रक का जो पहिया होता है वो चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि उस पर ज़्यादा बल लगता है, जिसके कारण कि पहिया जो है ज़मीन में धंस सकता है, इसलिए चौड़ा बना देते हैं, जिसके कारण कि दाब जो है कम हो जाता है, तो वो धंसता नहीं है। अब कहें कि साइकिल का पतला क्यों होता है? क्योंकि साइकिल पे केवल एक या दो लोग बैठते हैं, है ना, तो वो उतना पर्याप्त होता है, जितना भी चौड़ा होता है वो उतना पर्याप्त होता है कि वो किसी सूखी ज़मीन पर धंसे न। लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग कीचड़ में लेके जाते हैं तो पहिया तो धंसता ही है। ओके, अगर वहाँ पे चौड़ा पहिया रहता है तो वो कम धंसता है, लेकिन पतला रहेगा तो आसानी से और ज़्यादा धंस जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को दाब के बारे में समझ में आ गया है। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है एक व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तथा वह एक पैर पर खड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, व्यक्ति के पैर द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला दाब ज्ञात कीजिए यदि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो पूछा है कि व्यक्ति एक पैर पर खड़ा है जिसका क्षेत्रफल दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना दाब लगा रहा है पृथ्वी पे, है ना। तो सॉल्व करना तो आप लोगों को आता ही है। सबसे पहला काम क्या दिया है लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है? M बराबर 50 kg, G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल दिया है A बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि ये CGS मात्रक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? SI मात्रक में लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो SI मात्रक में लिखने के लिए आपको पता है कि हम लोग इस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए इसी तरह से, तो ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा।
तो हम लोग इसको कर सकते हैं, ये 10 गुणे 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻²मीटर। इसी तरह से यहाँ पर भी है गुणे 10⁻²मीटर। अब मीटर मीटर मिल के मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 10⁻1 हो जाएगा, और ये 10⁻2 कुल मिला के हो जाएगा 10⁻3 मीटर स्क्वायर। तो हमको क्षेत्रफल पता चला है कि 10⁻3 मीटर स्क्वायर उसके पैर का क्षेत्रफल है। ओके, अगला क्या दिया है? अगला कुछ नहीं दिया है, पूछा है सीधे सीधे कि P बताइए कितना है। तो चूंकि आपको पता है कि P बराबर होता है F/A, और व्यक्ति जो है पृथ्वी पर खड़ा है एक पैर पे। मान लेते हैं ये रहा व्यक्ति। ओके, एक पैर उसने नीचे रखा हुआ है और एक पैर उठाया हुआ है ऐसे। तो ये रहा उसका क्षेत्रफल और पृथ्वी यहाँ पे है। ओके, तो ये इस पे कुछ दाब लगा रहा है। तो कितना दाब लगाएगा? आपको पता है कि अगर इसका द्रव्यमान हमको पता है तो इसका भार पता चल जाएगा कि इसका भार जो है ठीक उसी के बराबर होगा जो कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल होगा। ओके, यानी कि जो पृथ्वी इस व्यक्ति पे बल लगाएगी और व्यक्ति अगर खड़ा है एक टांग पे तो वही बल ठीक विपरीत दिशा में ऊपर की ओर लगाएगा। यानी कि व्यक्ति अपने भार के बराबर ही बल पृथ्वी पर लगाएगा। ओके, और आपको पता है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा सतह के लंबवत ही होता है। तो यानी कि प्रणोद जो होगा वो भार के बराबर होगा। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं F बराबर mg, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भार mg के बराबर होता है और ये भार ही इसके द्वारा लगाया गया प्रणोद है। ओके, तो mg/a। अब सारे मान हमको दिए गए हैं, सारे मान लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। m दिया है 50 kg, g दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a पता चल गया है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लोग इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं। P बराबर ऊपर हो जाएगा 500, ये ऊपर चला जाएगा गुणे 10⁻³ और दाब का मात्रक आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, किलोग्राम प्रति मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर। उतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो दाब को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, दोनों ही सही है। ओके, तो ये 500 गुणे 10⁻³ को हम लोग लिख सकते हैं, अथवा P बराबर ये 10⁻³ से इसमें गुणा कर देंगे तो 0.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लगाया गया दाब होगा पृथ्वी पर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन इतना ही था, तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी अगली हेडिंग है उत्प्लावकता। उत्प्लावकता, इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉयंसी। ओके, ये क्या होता है? इसको भी समझने के लिए आप लोग कुछ क्वेश्चंस पे विचार कर सकते हैं। जैसे कि किसी सूखी लकड़ी को अगर हम लोग किसी जल में डालते हैं या द्रव में, किसी भी द्रव में डाल देंगे तो वो तैरने लगती है। लेकिन अगर हम लोग एक पत्थर डालते हैं तो वो पत्थर जो है उस द्रव में नीचे जाके बैठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी तरह से गुब्बारा हवा में उड़ सकता है, हम लोग नहीं उड़ सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन हैं जिसका कारण है ये उत्प्लावकता है। तो ये क्या होती है, चलिए लिख लेते हैं। जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है तरल, ये क्या होता है? डुबाया जाता है। चलिए पहले बता ही देते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में वैसे तो इसके बारे में पढ़ा होगा कि पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से?
ठोस, द्रव और गैस। ओके। ठोस क्या होता है? जिसका आकार और आयतन हमेशा निश्चित होता है। द्रव और गैस क्या होते हैं? आयतन तो निश्चित होता है, सॉरी, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसका न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार। तो वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता है, ध्यान से सुनिए, आयतन नहीं बोल रहा हूँ मैं, आकार, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं तरल। ओके। यानी कि द्रव और गैस ही ऐसे पदार्थ हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता है, तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं तरल। ठीक है। और जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी महसूस होती है। आप लोग अगर एक पत्थर को, बड़ा सा पत्थर लीजिएगा और हाथ पे रख करके पानी में डुबाइएगा तो देखेंगे कि पहले जब तक हवा में था तब तक जो है भारी लग रहा था। जैसे ही हम लोग किसी द्रव में डुबाते हैं तो उसका भार जो है हल्का प्रतीत होने लगता है ना। तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है क्योंकि तरल उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर एक बल आरोपित करता है। इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल, जिसको इंग्लिश में बॉयंट फोर्स कहते हैं, BUO, बॉयंट फोर्स। ओके, कहते हैं तथा तरलों के इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावकता कहते हैं। ओके। तो आपको पता चल गया कि अगर किसी वस्तु को हम लोग डालते हैं किसी तरल पदार्थ में तो उस पर जो है उत्प्लावन बल लग रहा होता है, जिसके कारण कि कोई वस्तु तैरने लगती है, कोई वस्तु नहीं तैरती है, डूब जाती है। तो जो डूबने वाली वस्तु होती है उस पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उत्प्लावन बल से ज़्यादा होता है, इसीलिए डूब जाती है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि एक बर्तन है जिसमें कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है। ओके। तो अगर हम लोग कोई पत्थर डालते हैं, मान लीजिए लकड़ी डालें हैं जो कि पूरा डूब गई है लेकिन तैर रही है, तो इस अवस्था में क्या हुआ, इस लकड़ी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर हमेशा ही लग रहा है, लेकिन अब कह रहे हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर एक और बल तरल पदार्थ लगा रहा है ना। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उत्प्लावन बल कह रहे हैं। और जो नीचे लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल लग ही रहा है। ओके। यानी कि एक ही वस्तु को दो लोग मिल करके खींचें तो जो बल ज़्यादा होगा उसकी तरफ वस्तु चली जाएगी। तो इस अवस्था में भी वही हो रहा है, उत्प्लावन बल ऊपर लग रहा है, लकड़ी पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, और उस अवस्था में उत्प्लावन बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से जीत जाता है, इसीलिए लकड़ी तैरती रहती है। ओके। पत्थर में क्या होता है कि पत्थर पर गुरुत्वाकर्षण बल उत्प्लावन बल से ज़्यादा होता है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल जीत जाता है और वस्तु पानी में डूब जाती है, किसी द्रव में डूब जाती है। ओके।
अब कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे तरल लिखवाया है जिसमें कि ठोस सॉरी द्रव और गैस दोनों हैं, तो द्रव का तो मान लीजिए समझ में आ रहा है, गैस कैसे उत्प्लावन बल लगा रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा? हम्म। तो आप लोग एक एग्जाम्पल जानते होंगे, छोटा सा एग्जाम्पल। एक गुब्बारा होता है जिसमें हवा भर दिया जाता है तो ऊपर उड़ने लगता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो गुब्बारा ऊपर क्यों उड़ता है? उसी के कारण, उत्प्लावन बल के कारण ही। और कहेंगे कि हमको क्यों नहीं उड़ा पाता है, तो हमको भी उड़ा पाता है। जैसे कि आप लोग अगर अगर कभी देखें कि खूब तेज़ की आंधी आती है तो पेड़ पौधा खंभा आदमी किसी को नहीं देखती है, सबको उड़ा ले जाती है। तो इसका मतलब है कि उत्प्लावन बल हवा में भी लगता है, लेकिन आंधी नहीं चल रही है, उस अवस्था में उत्प्लावन बल बहुत ही कम होता है, इसलिए केवल गुब्बारे को उड़ा पाता है, हम लोगों को नहीं। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को उत्प्लावकता और उत्प्लावन बल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे उदाहरण भी लिख लेते हैं। जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं तथा सूखी लकड़ी पानी की सतह पर उत्प्लावन बल के कारण ही तैरने लगती हैं। ओके, तो अब आप लोग जान गए हैं कि कोई भी वस्तु उत्प्लावन बल के कारण द्रव पर तैर सकती है या फिर डूब भी सकती है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि ये एक बल है, उत्प्लावन बल जो एक बल है, यानी कि अगर बल है यानी कि एक भौतिक राशि है, तो भौतिक राशियों को आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि नापा जा सकता है। तो क्या कोई तरीका है कि हम लोग उत्प्लावन बल को भी नाप सकें? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आर्किमिडीज। उन्होंने अपने बहुत सारे प्रयोगों के आधार पे उत्प्लावन बल को नापने के लिए एक नियम दिया है जिसको हम लोग जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से। आर्किमिडीज का सिद्धांत, इन्होंने बताया कि हम लोग कैसे उत्प्लावन बल को नाप सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, ये नियम कहता है इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तब उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी, क्योंकि आभास होता है ना, आभासी कमी उस वस्तु द्वारा
हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बराबर होता है। ओके, तो ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इन्होंने बताया कि जैसे हम लोग किसी वस्तु को अगर किसी द्रव में डुबाते हैं, तो जैसे कि आप लोग छोटा सा बाल्टी लीजिएगा, उसमें 2 ईंट डाल दीजिएगा, तो आप लोग देखेंगे कि पानी जो है ऊपर बढ़ जाता है। और अगर बाल्टी पूरी भरी रहती है, अगर उसमें कोई वस्तु डुबाते हैं, तो पानी जो है ये बाल्टी से निकल कर के बाहर गिरने लगता है। ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा ही है। तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं, तो वो कुछ पानी जो है हटाता है। कितना हटाएगा? जितने दूर में वो रहेगा उतने दूर में तो पानी रह नहीं सकता है। इसका मतलब है कि वो अपने आयतन के बराबर द्रव को हटाएगा उस बर्तन में से। जब किसी बर्तन में इसको हम लोग डुबाएंगे, तो वो अपने आयतन के बराबर आयतन हटाएगा। तो अगर हम लोगों को उस द्रव का भार पता चल जाए कि कितना द्रव वो हटाया है, तो हमको पता चल जाएगा कि इसके भार में आभासी कमी कितनी हुई है। एकदम आसान सा नियम है ना, कि किसी वस्तु को हम लोग अगर डुबाते हैं किसी द्रव में, तो वो अपने आयतन के बराबर द्रव हटाएगा और उस द्रव का भार ही उत्प्लावन बल के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हमको क्या करना है? उस पानी को नहीं नापना है जो कि बाहर निकल के गिर रहा है, उसको नहीं नापना है। हमको क्या करना है? वस्तु का ही आयतन पता करना रहेगा। जैसे ही हमको वस्तु का आयतन पता चलेगा, इसका मतलब उसी आयतन के बराबर वो द्रव हटाएगा, और उस द्रव का कितना भार होगा जैसे ही हमको पता चलेगा, हमको पता चल जाएगा कि इस पे उत्प्लावन बल कितना लगेगा। कितना आसान हो गया है ना। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग समझ चुके हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि सर हम लोगों को तो पता है कि भार F बराबर होता है mg के, और यहाँ पे हमको खाली ये पता चल रहा है कि कितना आयतन हटाया गया है। आयतन अगर हमको पता चला है, तो यहाँ पे तो कहीं पर भी आयतन आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना भार है उस द्रव का, है ना। तो इसके लिए आप लोगों को एक और राशि के बारे में जानना होगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं घनत्व। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। ओके, जैसे ही आप लोग घनत्व के बारे में जानेंगे, तुरंत ही आपको भार निकालना आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है? किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है। ओके, और ये जो घनत्व हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक लोगों ने बताया हुआ है कि इस वस्तु का घनत्व कितना होता है, दूसरे वस्तु का घनत्व कितना होता है ना। तो वो सब सारी बातें हम लोग जान जाएंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अतः यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा आयतन भी हो, तो उस वस्तु का घनत्व को हम लोग d से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो घनत्व d बराबर m/v, क्योंकि हमको पता करना है एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना होता है। तो ये फार्मूला हो गया घनत्व का, और आप लोग इसको भूलिएगा मत। ओके, घनत्व एक अदिश राशि है।
अदिश राशि है तथा इसका मात्रक यहाँ से देखिए किलोग्राम और आयतन का होता है घन मीटर, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। तो आप लोगों को घनत्व के बारे में पता चल गया है। अब देखिए जैसे ही आयतन पता चलेगा, घनत्व में उसका गुणा कर देंगे तो हमको द्रव्यमान पता चल जाएगा, और जैसे ही द्रव्यमान पता चलेगा तो m इंटू जी कर देंगे, हमको उसका भार पता चल जाएगा। कितना इजी हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग उत्प्लावन बल का मान पता कर सकते हैं। अब एक और आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा कि कोई वस्तु हमको ये कैसे पता चलेगा कि वो जल में डूबेगी या नहीं डूबेगी। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि वस्तु जल में है, केवल जल की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं। ओके, तो कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु जल में डूबेगी या तैरेगी, या कोई वस्तु देखे होंगे डूब तो जाती है लेकिन तैरती रहती है, तो कौन सी वस्तु उसमें डूब के तैरेगी, कौन सी वस्तु बाहर निकल के तैरेगी, या कौन सी वस्तु डूब जाएगी, ये कैसे पता चलेगा, एक क्वेश्चन आता है ना। तो इसके लिए एक नई भौतिक राशि बनाई गई, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ओके, जैसे ही हम लोग आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे हमको पता चल जाएगा कि वो वस्तु जल में डूबेगी या नहीं। ओके, तो लिख लेते हैं, किसी वस्तु के या फिर किसी पदार्थ के तथा पूरा लिख लीजिए कायदे से, किसी पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, अर्थात आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व। ओके, तो ये था आखिरी टॉपिक। और अगर हम लोग निकालना चाहें कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग मात्रक नहीं निकाल सकते हैं कि यहाँ पे घनत्व और घनत्व का अनुपात अगर हम लोग निकालेंगे तो वो मात्रकहीन राशि है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, यह एक मात्रकहीन राशि है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, केवल एक नंबर है। ओके, और आखिरी बात जो याद रखेंगे आप लोग, यदि आपेक्षिक घनत्व बराबर थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऐसे नहीं, ये ऐसे बनाइए, 1 2 और 3। ओके, अगर ये बड़ा है 1 से, इसका मतलब क्या होगा, पदार्थ का घनत्व अगर जल के घनत्व से ज़्यादा होगा तभी आपेक्षिक घनत्व जो है 1 से बड़ा होगा, है ना। अगर ये 1 से बड़ा है तो वस्तु
जल में डूब जाएगी। ये आप लोग याद रखेंगे, डूब जाएगी। अब कहेंगे ये कैसे पता चलेगा कि डूब जाएगी, आपको ये कैसे पता चला? तो ये प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिकों ने बताया है, ठीक है, उन्होंने बताया है और हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, यही काम है हम लोगों का, पढ़ना, बताया गया। तो एक से ज़्यादा होगा तो वस्तु जल में डूब जाएगी, यानी कि वो ज़मीन पर जाके बैठ जाएगी। और अगर ये एक के बराबर है तो वस्तु डूबकर तैरेगी, पूरी तरह से डूब करके तैरेगी। लेकिन अगर आपेक्षिक घनत्व एक से कम आता है तो वस्तु जल से बाहर रहकर तैरेगी। ओके, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, और यही आपेक्षिक घनत्व का महत्व भी है। तो हमको यहाँ तक आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में पता चला कि उत्प्लावन बल कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए घनत्व की ज़रूरत पड़ी, और आपेक्षिक घनत्व निकालने पे हमको ये पता चल जाता है कि वो वस्तु डूबेगी या नहीं, हम लोग पहले ही बता सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग अपेक्षित घनत्व पता कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है वस्तु डूबेगी या नहीं। तो ये बात आपको पक्का क्लियर हो गई। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि नाव को लकड़ी का बनाया जाता है, आजकल तो लोहे के भी बनाए जाने लगे हैं, लेकिन उसमें एक जुगाड़ लगा दिया गया है कि लोहा भी द्रव की सतह पे तैरने लगता है। तो उसी के लिए उस लोहे का आकार हम लोग ऐसा कर देते हैं, और ये जल में थोड़ा डूब जाता है और बाकी बाहर निकल के तैरता है, और हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं उस नाव के अंदर रह करके, है ना। तो ये सब बातें आप लोगों को नहीं पढ़नी है, बस खाली ये याद रखना है। तो आखिरी जो टॉपिक है उसमें हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होता है हमारे जीवन में, उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, बस ये चैप्टर ख़त्म। ओके, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब है उपयोग ही है। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या क्या है हम लोग लिख लेते हैं, 2-3 खाली हैं। सबसे पहला है, यह पनडुब्बी क्या होता है? ऐसा जहाज, पानी का जहाज जो कि पानी के अंदर तैरता है ना। पनडुब्बियों तथा जलयानों के डिजाइन बनाने में प्रयोग होता है। ये तो सबसे पहला उपयोग है। दूसरा, हाइड्रोमीटर, जैसे कि हम लोग मीटर स्केल जानते हैं जिससे कि लंबाई नापते हैं, उसी तरह से एक हाइड्रोमीटर होता है जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। और
एक और अनुप्रयोग है इसका, दुग्धमापी। जैसे कि हाइड्रोमीटर रहा, जल के घनत्व को या द्रव के घनत्व को नाप रहा है, उसी तरह से दुग्धमापी होता है जो कि दूध की शुद्धता की माप करता है ना। तो दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ओके, तो अब आप लोगों को चैप्टर 10 के बारे में सारी जानकारी मिल गई है। इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ भी लीजिएगा। ओके।